आज हमारा पहला प्रश्न है कि आदित्य यलवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आदित्य यलवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि आदित्य यलवन भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित खगोलीय मिशन है। दूसरा, इसे सूर्य के निर्बाध अवलोकन के लिए पृथ्वी के चारों ओर सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। और तीसरा है, इसका उद्देश्य सूर्य के क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल गतिकी का अवलोकन करना और समझना है। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो, एक और तीन, दो और तीन, या फिर केवल तीन। ठीक है, तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है, वो आपका है डी ऑप्शन, केवल तीन। न केवल तीसरा कथन इसका जो है वो सही है। ठीक है, पहला और दूसरा कथन जो है वो गलत है। आदित्य यलवन ने के चारों ओर अपनी पहली हेलोग्राफिक कक्षा सफलता पूरी कर ली और इसे हेलो कक्षा के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगे। आदित्य यलवन जो है मिशन जो है वो भारत का पहला सौर मिशन है। इसकी योजना इसरो द्वारा बनाई गई थी। इसका पहले नाम जो था वो आदित्य यलवन है, आदित्य वन था, जिसे बाद में बदलकर आदित्य यलवन किया गया। यह एस्ट्रोसैट के बाद इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोलीय मिशन है और यह सूर्य के वायुमंडल, विशेषकर उसके क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक अभियान है। इसरो ने ही अंतरिक्ष यान का डिजाइन तैयार किया है। ठीक है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है, सही नहीं है, क्योंकि इसके पहले एस्ट्रोसैट था, मतलब दूसरा खगोलीय आधारित मिशन था, इसलिए पहला कथन गलत है। आदित्य यलवन जो है वो सूर्य का निरंतर अध्ययन करने के लिए सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु यानी यलवन के चारों ओर हेलो कक्षा में है। यह आदित्य यलवन पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है और इसकी परिक्रमा अवधि जो है वो 177.86 पृथ्वी दिवस है। यलवन के चारों ओर की प्रभामंडल कक्षा आदित्य यलवन को बिना किसी ग्रहण या प्रच्छाया के सूर्य का निरंतर अवलोकन करना संभव बनाती है। यही एक कारण है कि यलवन अंतरिक्ष में एक स्थिर बिंदु है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है, दोनों कथन जो है इसलिए गलत है। आदित्य यलवन का मिशन जो उद्देश्य जो है वो है सूर्य के क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल गति का अवलोकन करना और समझना। आदित्य यलवन के 7 पायलट सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अवलोकन करेंगे। इसमें 4 उपकरण यलवन के सुविधाजनक बिंदु से सूर्य की सीधी तस्वीरें लेंगे, जबकि 3 उपकरण जो हैं वो उनके कणों और क्षेत्रों का पता लगाएंगे। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है और यह मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में घास के मैदानों में पाया जाता है। यह एक प्रवासी प्रजाति है तो यह प्रवासी प्रजाति है जो एशिया भर में लंबी दूरी तय करती है। तो कौन सा कथन जो सही है? एक और केवल एक और दो, दो और तीन, या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 2, पहला और दूसरा जो है वो सही है।
हालिया संदर्भ की बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के लिए धनराशि मंजूर की है और जो इसका चरण होगा वो 2024 से लेकर 2029 तक होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है, जिसमें IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों को रखा जाता है, ठीक है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। ऐतिहासिक रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूरे पश्चिमी भारत में 11 राज्यों के साथ साथ 11 राज्यों के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिम में थार रेगिस्तान, प्रायद्वीप का दक्कन पठार, कभी इसका पर्यावास हुआ करता था। वर्तमान में इसकी आबादी जो है मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में सिमट कर रह गई है। इनकी कुछ संख्या महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। बस्टर्ड जो है वो समतल खुली भूमि में रहना पसंद करते हैं जहां भूदृश्य अवरोध विक्षोभ कम होता है, इसलिए ये घास के मैदानों में अच्छी तरह अनुकूलित होते हैं, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक प्रवासी पक्षी नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो प्रवासी पक्षी नहीं है, एक काफी हद तक एक गैर प्रवासी पक्षी है जो अपने पर्यावास स्थल के सीमित क्षेत्रों, मुख्यतः घास के मैदानों में रहते हैं। ये पारंपरिक रूप से घास के मैदानों जहां अल्प चराई वाली घास की लंबाई जिनकी 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है भूमि, वहां पर इकट्ठे होते हैं। ये अपने से अधिक ऊंची घास और घनी झाड़ियों जैसे झुरमुटों से बचते हैं। वह घास के बीज, टिड्डे, बीटल और छोटे छोटे कृंतक या सरीसृप जीवों को भी खाते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः मानसून के दौरान प्रजनन करते हैं और मादा खुले मैदान में केवल अंडा देती है, इसलिए जो है तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेशी आंदोलन के दौरान संस्थाएं स्थापित हुई थी, ठीक है, कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, बंगाल नेशनल कॉलेज या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कोड के आधार पर इसको चयनित करना है, कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, 1 2 3 या फिर 1 3 4 या फिर 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 2 3, पहला, दूसरा और तीसरा। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रयासों और राष्ट्रवादी विचारधारा वाले संस्थानों के अनुदान और उनकी छात्रवृत्ति समाप्त करने की धमकी के मद्देनजर ब्रिटिश शैक्षणिक संस्थानों के बहिष्कार का आंदोलन तेज हुआ। ब्रिटिश कार्रवाई के कारण राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें राजा सुबोध मलिक ने बंगाल में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए का योगदान दिया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और तथा बंगाल नेशनल कॉलेज, ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल तकनीक संस्थान की भी स्थापना की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे और इसके पहले अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इसी तरह के नेशनल कॉलेज खोले जाने की प्रेरणा टैगोर द्वारा 1901 में स्थापित शांति निकेतन स्कूल से ली गई और बंगाल और बिहार में भी कई राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। इस समय के महान राष्ट्रवादियों में रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास और सैयद अबू मोहम्मद ने कई गीत लिखे जिससे भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। इसी अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा जो कालांतर में आगे चलकर बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आगे चलकर बांग्लादेश ने इसे अपना राष्ट्रगान बनाया। तमिलनाडु के सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेश गीतम की रचना की।
चित्रकला के क्षेत्र में अविनाश टैगोर ने विक्टोरियाई प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ा और उन्होंने अजंता, मुगल और राजपूत चित्रकला से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण कराया। नंदलाल बोस ने भी भारतीय कला पर एक अमिट छाप छोड़ी और उन्होंने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव प्राप्त किया। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, अन्य वैज्ञानिकों ने बहुत महत्वपूर्ण खोजें की और जिनकी प्रशंसा भारत में ही नहीं विश्व में भी की गई। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और भारत के माननीय राष्ट्रपति जो कुलपति के कुलपति होते हैं। तो इसलिए सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल के संदर्भ में विचार कीजिए, जो 1928 में आया था, कि इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारों को प्रचार करने के संदेह पर विदेशियों को निर्वासित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा है, भारतीय पूंजीपतियों ने इस बिल को पेश करने का सरकार का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन इसका जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक या पब्लिक सेफ्टी बिल को 1928 में कम्युनिस्टों को निष्कासित करने और साम्यवाद को बढ़ावा देने से रोकने के लिए लाया गया था। इसीलिए पहला कथन जो है वो गलत है। पहला कथन इसलिए जो है वो सही है, ठीक है। और भारत समाजवादी और साम्यवादी विचारों और प्रभावों से प्रसार से भयभीत होकर यह मानते हुए कि इस संबंध में निर्णायक भूमिका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा भारत भेजे गए ब्रिटिश और विदेशी आंदोलनकारियों द्वारा निभाई जा रही थी, इसीलिए सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया। इसके तहत सरकार अवांछित और विध्वंसक चरित्र वाले विदेशियों को देश से निर्वासित करने की शक्ति प्राप्त की थी। 1928 में पूंजीपतियों ने पब्लिक सेफ्टी बिल को पेश करने से सरकार का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था इस बिल का उद्देश्य कम्युनिस्टों को नियंत्रित करना है। इस तरह का प्रावधान का इस्तेमाल राष्ट्रीय आंदोलन पर हमला करने के लिए किया जाएगा, इसलिए दूसरा कथन जो भी है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि इस सुधार के कारण प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो गया। इसके तहत भारतीयों को भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। ठीक है, केवल दो जो है वो सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। पहला कथन इसलिए गलत है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया है, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों के नामांकित और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी गैर निर्वाचित सदस्यों का बहुमत बना रहा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जेब्रा मसल्स, फ्लोगोकैंथस सुधांशुशेखरी और सिन्ना स्पेक्टोविलस उपयुक्त सूचीबद्ध प्रजातियों में से कितनी आक्रामक प्रजातियां मानी जाती हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। ऐसा इसलिए है कि कोलोराडो के ग्रैंड जंक्शन के निकट कोलोराडो नदी के में एक आक्रामक प्रजाति जेब्रा मसल्स लार्वा की खोज की गई, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। यह नदी में पारिस्थितिकी तंत्र की अवसंरचना के लिए एक गंभीर खतरा है। अगर फ्लोगोकैंथस सुधांशुशेखरी की बात की जाए तो यह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में एक नई पादप प्रजाति खोजी है, ठीक है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। और तीसरा सिन्ना स्पेक्टेविलिस की बात की जाए तो केरल के वन विभाग ने वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में इस आक्रामक प्रजातियों को हटाने के लिए केरल सरकार के साथ साझेदारी की है। तो इसका तीसरा कथन जो है सही है, इसलिए जो है केवल दो सही है। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।